आज हम क्लास 7 का हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 5 तक कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर भी मैंने बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर आपको क्लास 5 तक का वीडियो मिल जाएगा। क्लास 7 हिस्ट्री का प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चैप्टर 6 जो है, इसका नाम है शहर, व्यापारी एवं कारीगर। तो जाहिर सी बात है कि इस चैप्टर में इसी के बारे में दिया गया है, शहर, व्यापारी एवं कारीगर के बारे में। ये कौन सी काल का शहर, व्यापारी एवं कारीगरों के बारे में दिया गया है? तो ये मध्यकालीन व्यापारियों के बारे में और मध्यकालीन कारीगरों के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। तो पहले यहाँ पे देखिए, इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे मैंने सबको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, मध्यकालीन शहरों में प्रमुखता, उस समय प्रमुखता 4 शहर देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ शहर प्रशासन के केंद्र थे, कुछ शहर वाणिज्यिक, व्यापारी एवं दस्तकारी के लिए मशहूर थे, कुछ दूसरे शहर जो थे वो तीर्थयात्रा एवं मंदिर नगर के कारण महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो यहाँ मध्यकाल में 4 प्रकार के शहर थे जो कि मशहूर थे। इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट सब चीज़ें यहाँ पे दी गई है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, शहरों के अनेक रूप। मध्यकालीन शहरों के बारे में हम लोग पढ़े हैं। मध्यकालीन शहरों में प्रमुखतः 4 प्रकार के शहर देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ शहर प्रशासन के केंद्र थे और कुछ शहर वाणिज्यिक, व्यापारिक गतिविधियों एवं दस्तकारी के लिए मशहूर थे। ठीक है, और कुछ दूसरे शहर जो थे वो तीर्थ यात्रा एवं मंदिर नगर के कारण महत्वपूर्ण थे। मतलब सभी शहरों जो है, सभी 4 शहर जो थे वो अलग अलग चीज़ों के लिए मशहूर थे। ठीक है, विदेशी व्यापार के कारण बंदरगाह यानी कि पत्तनों, शहरों का विकास हुआ। बंदरगाह पत्तन को ही बोला जाता है, जहाँ पे बड़े बड़े पानी के जहाज़ों से कोई भी सामान आता है तो वहाँ पे उस सामान जो है उतारा जाता है बंदरगाह पे। ठीक है, तो कई शहर तो एक साथ ही शहरों के उपरोक्त विभिन्न रूपों में समाहित किए हुए फल फूल रहे थे। तो कुछ शहर ऐसे भी थे जहाँ पे सारी व्यवस्थाएं थी। ठीक है, मतलब जैसे कि कोई एक शहर था वो प्रशासन का केंद्र था, कोई दस्तकारी के लिए मशहूर था और कोई तीर्थ यात्रा और मंदिर नगर के लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन कोई कोई शहर ऐसा भी था जिसमें ये सारे गुण थे। ठीक, प्रशासनिक नगर, ये नगर मुख्य रूप से शासक वर्ग के सत्ता केंद्र अर्थात राजधानियां थी। इन शहरों में अनेक राजमहल होते थे। इनमें शासक एवं उनके परिवार, अधिकारी, नौकर चाकर, सैनिक रहते थे और राजमहल में सभा कक्ष भी होते थे जहाँ के शासक द्वारा अपनी प्रजा एवं अधीनस्थ अधिकारियों के लिए आदेश जारी किया जाता था। तो ये यहाँ पे ये राजमहल के बारे में दिया कि राजमहल में कौन कौन रहते थे और राजमहल में प्रजा और उनके अधीनस्थ यानी राजा के अधीनस्थ यानी कि राजा के अधिकारी लोग रहते थे जो प्रजा के लिए आदेश जारी करते थे। शहरों में बाजार भी हुआ करता था और जहां नगर निवासियों के लिए अनाज, कपड़ा, आभूषण एवं दैनिक आवश्यकता की अन्य वस्तुओं की बिक्री होती थी। और यहाँ पे दिल्ली सुल्तानों एवं मुगलों ने व्यक्तिगत एवं राजकीय आवश्यकताओं की वस्तुओं की आपूर्ति के लिए शाही कारखानों का निर्माण किए थे। ठीक है, ऐसे भी नगर थे जहाँ पे नगरवासियों के लिए कपड़ा, आभूषण और दैनिक आवश्यकता की चीजों की बिक्री होती थी। और इन शहरों के नाम में कांचीपुरम, मदुरई, तंजावुर और उत्तरी भारत में दिल्ली, आगरा, लाहौर आदि ये सब शहर का नाम है। और मंदिर नगर एवं तीर्थस्थल, दक्षिण भारत में शासक, व्यापारी एवं धनाढ्य लोगों के द्वारा देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा, आस्था एवं भक्ति भाव को प्रकट करने के लिए मंदिर बनाया जाता था एवं ग्राम दान दिया जाता था। ग्राम दान मतलब होता है गांव का दान और धनाढ्य लोगों का मतलब होता है अमीर लोग। ठीक है, तो ये व्यापारी और अमीर लोग जो थे ये ग्राम दान देते थे और ये मंदिर बनवाते थे। तो इस तरह से मंदिरों के पास अपार धन संपत्ति जमा हो गया। तो मंदिर के जो कर्ता धर्ता थे यानी कि मंदिर के जो देखभाल करते थे, उन्होंने धन को व्यापारियों के ऋण में लगा दिया और इस तरह से इन पवित्र केंद्रों ने क्षेत्र विशेष के वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहित करने में कड़ी के रूप में काम किया। तो इस तरह से यहाँ पे मंदिर के आसपास व्यापार वाणिज्य ज़्यादा होने लगा। तो यहाँ पे शिल्पकार और व्यापारी लोग मंदिर के निकट ही बसते गए। तो फिर यहाँ पे दक्षिण भारत में, मतलब दक्षिण भारत में ही 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में इन शहरों का निर्माण हुआ, जैसे कि तंजावुर, कांचीपुरम, तिरुपति। ये इन मंदिरों का विकास इन्हीं मंदिरों के आसपास हुआ क्योंकि वहाँ पे व्यापार वाणिज्य ज़्यादा होता था। इसके बाद है भक्ति आंदोलन। देखिए, भक्ति आंदोलन के विस्तार के कारण तीर्थ स्थलों का महत्व बढ़ा। लोग पूजा पाठ करने के लिए पवित्र स्थलों पे जाया करते थे और पवित्र स्थलों का नाम यहाँ पे दिया गया। देखिए, मथुरा, ये तो बहुत फेमस है, मथुरा, काशी, वृंदावन, अजमेर, माउंट आबू, सोमनाथ आदि ये शहर के तीर्थ स्थल थे जो बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थे। ठीक है, उसके बाद है वाणिज्यिक नगर। मतलब अब हम व्यापार वाणिज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक नगर का, एक बाजार का फोटो दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे केंद्र थे जहाँ पे व्यापार वाणिज्य ज़्यादा होता था। तो यहाँ पे क्या रहे कि कुछ ग्रामीण बस्तियां ऐसी थी जो अपनी कुछ खास उत्पादित वस्तुओं के लिए व्यापार के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरी और वो धीरे धीरे शहरी विकास का केंद्र बन गए। मतलब कुछ ऐसी छोटी छोटी बस्तियां थी जहाँ पे कुछ खास चीज़ें उगाई जाती थी। ठीक है, उपजाई जाती थी। जैसे कि कहीं कहीं पर देखिए, यहाँ उदाहरण स्वरूप दिया गया बुरहानपुर में कपास ज़्यादा होता था, अहमदाबाद में कपड़ा और बयाना में नील, कांचीपुरम में सूती कपड़ा और कैम्बे में रत्न बाजार। तो इसी तरह से कुछ ऐसे छोटे बस्तियाँ थी जो कि बाद में शहरी विकास का केंद्र बन गए। ठीक है,
इसके बाद है बंदरगाह यानी कि पत्तन। देखिए बंदरगाह क्या होता है, बंदरगाह शहरों के तैयार माल को दूसरे देश में ले जाने के लिए समुद्री तटीय क्षेत्रों में, समुद्र के तट मतलब क्या होता है, समुद्र का किनारा, तो समुद्र के तटीय क्षेत्रों में शासकीय व्यापारियों द्वारा बंदरगाहों का विकास किया गया और अंजुमन, मणिग्रामम, नानादेशी जैसे व्यापारिक समुदायों के कारण तटीय बस्तियों का महत्व बढ़ा। राजा थे उस काल के, उन्होंने विशेष फरमान जारी किया, विशेष आदेश जारी किया जहाँ जिसके अकॉर्डिंग विदेशी लोग जो थे, जैसे कि ये यहूदी, ईसाई और अरबी लोग, ये लोग तटवर्ती शहरों में बसने लगे और इनको व्यापार करने की भी छूट दी गई। ठीक है। और गुजरात जहाँ जैन व्यापारियों का बोलबाला था, पश्चिम भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में ही थाना, गोवा, भटकल, मंगलूर, कोचीन जैसे बंदरगाह का विकास लंबी दूरी के व्यापार के कारण हुआ। और पूर्वी तट पर भी कुछ बंदरगाह थे जैसे कि हुगली, मोटोपुल्ली, मसूलीपट्टनम दक्षिण पूर्वी व्यापार का यह मुख्य द्वार बन गया। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं शहरी परिदृश्य, मध्यकालीन भारतीय शहर का ये दृश्य यहाँ पे दिया गया है। अधिकांश शहर जो था एक 4 दीवारी से घिरा हुआ था और इसमें एक प्रवेश द्वार होता था या फिर एक से अधिक भी होता था। ठीक है। शहर की जो प्रमुख आबादी थी, उस शहर में जितनी भी जनसंख्याएं थी वो इस 4 दीवारी के अंदर ही निवास करती थी और इस शहर को बहुत ही सुनियोजित ढंग से बसाया गया था। शहरों में बाजार अलग से बनाए गए थे। ठीक है। शहर कई मोहल्लों में बटे हुए थे और अधिकतर मोहल्ला किसी खास जाति या उत्पादक समुदायों के नाम से प्रसिद्ध था। जैसे कि देखिए कुंजरी मोहल्ला जो था वो कुंजरी मोहल्ला ये सब्जी बेचने वाले के लिए प्रसिद्ध था। मोचीबाड़ा ये जूते बनाने वाले के लिए प्रसिद्ध था। मोहल्ला जड़गड़ानी ये सुनारों के लिए प्रसिद्ध था, जहाँ पे आभूषण वगैरह, सोना चांदी वगैरह मिलते थे। कूचा रंगरेज ये कपड़े रंगने वाले के लिए प्रसिद्ध था। ये समुदायों के नाम है। ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब मोहल्ला का नाम यहाँ पे दिया गया। कुंजरी मोहल्ला, मोचीबाड़ा मोहल्ला, जरगड़ान, कूचा रंगरेज ये सब मोहल्लों के नाम है। ठीक है। शहरों में विभिन्न जाति, धर्म और व्यवसाय के लोग रहते थे। शासक, अमीर एवं व्यापारी शहरों के सबसे धनी लोग थे। उस शहर में शासक, अमीर और व्यापारी शहरों के सबसे धनी लोग रहते थे और शहर के अधिकतर लोग जो थे वो मध्यम वर्ग के थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा ना अमीर थे ना बहुत ज़्यादा गरीब। तो इस वर्ग में छोटे मनसबदार, कर्मचारी, दुकानदार, साहूकार, चिकित्सक, चित्रकार, संगीतकार, सुलेखक ये लोग शामिल थे। मतलब उस शहर में सभी जाति के, सभी धर्म के और सभी व्यवसाय के लोग रहते थे। ठीक है। धार्मिक कार्यों से जुड़े लोग पंडित, उलेमा, सूफी संत आदि शहरों में निवास करते थे। मतलब सिंपली आप लोग ये चीज़ याद रखिए कि उस शहर में सभी जाति, सभी धर्म और सभी व्यवसाय के लोग रहते थे। शहर में अमीर लोग भी रहते थे, शासक भी रहते थे और व्यापारी लोग भी रहते थे जो बहुत ही ज़्यादा अमीर थे। ठीक है। मध्यम वर्ग के भी लोग रहते थे और छोटे कर्मचारी, दुकानदार, चिकित्सक, चित्रकार, संगीतकार सब वहाँ रहते थे और धार्मिक कार्यों से जुड़े लोग भी वहाँ पे रहते थे जैसे कि पंडित, उलेमा और सूफी संत। ये जो धार्मिक कार्यों से जुड़े लोग थे इनको कर मुक्त भूमि यानी कि ऐसी भूमि दी जाती थी जो जिस पर कर ना लगा हो, जिससे टैक्स ना वसूला जाता हो, वैसी भूमि इनको दान में दिया जाता था। इसके अलावा सैनिक, नौकर, गुलाम, कारीगर इत्यादि निम्न स्तर के लोग भी शहरों में निवास करते थे और ये लोग उच्च वर्ग के लोगों के यहाँ काम करके अपनी आजीविका चलाते थे। ठीक है। व्यापार की दशा एवं दिशा के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि व्यापार, ये तो हमने जाना कि व्यापार होता था, लेकिन अब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि व्यापार की दशा क्या थी। शहरों का मुख्य आकर्षण वहाँ की मंडियाँ एवं बाजार थे। प्रांतों की राजधानी तथा समुद्र के तट के किनारे स्थित शहरों ने व्यापार वाणिज्य की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन शहरों के बाजारों में देश विदेश के व्यापारी क्रय विक्रय करने आते थे और व्यापारी लोग शहरों की खपत से अधिक तैयार वस्तु को ले जाकर दूसरे स्थानों पर बेचते थे। इस काल में देश के भीतर व्यापार, मतलब देश के भीतर व्यापार को क्या कहा जाता था, आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार के विस्तृत होने का पता चलता है। प्रत्येक कस्बा यानी कि छोटा शहर, तो प्रत्येक कस्बा जो था उसमें हाट या बाजार होता था। ठीक है। तो ये हाट और बाजार जो है वो निश्चित सप्ताह या निश्चित मास में या फिर साल में एक बार, कोई साप्ताहिक होता था, मासिक होता था या फिर वार्षिक होता था। तो इसी तरह से ये हाट बाजार लगता था। लगने वाले मेलों में व्यापारी आते थे और वस्तुओं की खरीद बिक्री होती थी। ठीक है। इसके बाद है बंजारा लोग घुमंतू व्यापारी थे, उनका कारवां टंडा कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का उपयोग नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बंजारों को ये किस लिए यूज करते थे, अनाज की ढुलाई के लिए। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में लिखा है। देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बादशाह जहांगीर की आत्मकथा को कहा जाता है तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है। तो इसमें लिखा है कि बंजारे भिन्न भिन्न क्षेत्रों से अनाज ले जाकर शहरों में बेचा करते थे और वे मुगलों के सैनिक अभियान के दौरान सेना के लिए खाद्य वस्तुओं की ढुलाई का भी काम करते थे। अब यहाँ पे बंजारों के बारे में दिया गया, इसको चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, बंजारों के बारे में यहाँ डिटेल से दिया गया है। ठीक है। उत्तरी भारत के मुल्तानी, गुजराती, बनियान तथा दक्षिण भारत के मलय, चट्टी एवं मूरों जिसको कहा जाता है अरब, तुर्की, खुरासनी मुस्लिम व्यापारी, कुछ ऐसे व्यापारी समूह थे जिन्होंने दूर के देशों के साथ व्यापार के संबंध बनाए। ठीक है। मतलब ये लोग बहुत दूर के देशों के साथ ये व्यापार करते थे। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत, भड़ौच, खंभात,
कालीकट गोवा जैसे बंदरगाह पश्चिमी देश के साथ मसाला, सूती कपड़ा, नील, जड़ी बूटी के व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में स्थित बंदरगाहों शतगांव, पुलिकट, मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम से कपड़ा, अनाज, खाद्य सामग्री, सूती धागा इत्यादि वस्त्र दक्षिण पूर्व एशिया को भेजा जाता था और यूरोप के देशों से ऊनी वस्त्र, सोना चांदी भारत लाया जाता था और पूर्वी अफ्रीका से हाथी दांत एवं मध्य एशिया से खजूर, ताजे फल, सूखे मेवे अरब व्यापारियों द्वारा भारत लाए जाते थे। ठीक है। और चीन से रेशम तथा दक्षिण पूर्व एशिया से मसाला भारत आने वाली प्रमुख वस्तु थी और फारस की खाड़ी से हड़मुज के रास्ते घोड़े, मोती, रेशम, कालीन आदि आयात की वस्तुएं थी और गुलामों को भी इसी रास्ते से लाया जाता था जो उसकी खरीद बिक्री की जाती थी। ठीक है। यहाँ पे एक नया टॉपिक है व्यापारिक मार्ग, यातायात एवं विनिमय के साधन। तो सड़कों का विस्तृत जाल बंदरगाहों को एक दूसरे से जोड़े हुए था और इनके द्वारा बाजारों एवं नगरों के बीच वाणिज्य व्यापार होता था। सड़कों के अलावा भारत के पश्चिमी एवं पूर्वी तटों के साथ लगे समुद्री मार्गों ने भी विदेशी व्यापारिक संपर्कों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मैदानी इलाकों में सामानों को लाने ले जाने का मुख्य साधन बैलगाड़ियां थी। ठीक है। यानी कि समतल स्थानों पे बैलगाड़ियों द्वारा सामान मतलब लाना या फिर पहुंचाना होता था। ठीक है। और वह सामानों को ढोने के लिए बैल, खच्चर, ऊंट एवं आदमियों का इस्तेमाल किया जाता था और नावों का उपयोग भी जलमार्ग पर होता था, जबकि बड़े जहाज समुद्रों में चलते थे। बड़े जहाज भी थे उस टाइम, लेकिन नावों का प्रयोग भी जलमार्ग पर होता था, मतलब नावों के द्वारा भी सामान ढोया जाता था। और वस्तुओं की खरीद बिक्री में सिक्के विनिमय के प्रमुख साधन थे। वस्तुओं की जब खरीद बिक्री होती थी तो सिक्कों का इस्तेमाल होता था। सिक्के जो है वो सोने के होते थे, चांदी के होते थे और तांबे के भी होते थे। और इस काल में दिरहम, जीतल, टंका, दिल्लीवाल, बहलोली, स्वर्ण मुहर आदि सिक्के के प्रचलन का प्रमाण मिलता है। ये जो नाम है यहाँ पे दिरहम, जीतल, टंका, दिल्लीवाल, बहलोली, ये सब स्वर्ण मुद्राओं के नाम हैं। ठीक है। और मुगल काल में देखिए, मुगल काल में रुपया और दाम मुख्य मुद्रा थी। ठीक है। मुगल काल में जो सिक्का होता था उसको रुपया और दाम बोला जाता था। व्यापारियों का एक वर्ग सर्राफों का था जो व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। सर्राफ सिक्के की धातुगत शुद्धता और वजन की जांच धातु मुद्रा की विनिमय दर निर्धारित करते थे। सर्राफ जो होते थे वो सिक्के की धातुगत शुद्धता, मतलब वो सिक्का जो वो कितना शुद्ध है और उसकी वजन की जाँच करते थे और धातु मुद्रा की विनिमय दर, यानी कि इस मुद्रा की जो भी सिक्का था वो ये तय करता था कि इसका दर क्या रखा जाएगा। ठीक है। और वे बैंकर के रूप में लोगों के पैसे लेन देन भी करते थे और हुंडियां भी जमा करते थे। अब देखिए हुंडी क्या होता था। हुंडी का मतलब होता है कि कागज पर लिखा हुआ एक वचन पत्र जिसके द्वारा किसी स्थान और समय पर लिखी गई राशि देने की व्यवस्था की जाती थी। जैसे कि आजकल स्टाम्प पेपर होता है, वैसे हुंडी होता था जिसपे लिखित रूप में लिया जाता था कि अगर कोई पैसा ले रहा है तो उसको कब और कैसे किस समय पर जमा करना है। ठीक है। या फिर किसी को पैसा कोई दे रहा है तो वो चीज़ उस हुंडी कागज पर लिखा हुआ होता था। ठीक है। अब यहाँ पे है व्यापारियों का संगठन। व्यापारी समुदाय ने अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापारी संघ बनाए और दक्षिण भारत में कई व्यापारी संघों का उदय हुआ। अभिलेखों ने इस संगठनों को समाया कहा है। व्यापारी का जो संगठन होता था उसको क्या कहा है, उसको समाया कहा जाता था। इसका आशय सदस्यों के बीच सहमति से पैदा हुआ संगठन है। समाया का अर्थ है सदस्यों के बीच सहमति से पैदा हुआ संगठन। प्रत्येक व्यापार संघ की एक सभा होती है। संघ आमतौर पर एक प्रमुख के अधीन काम करती थी जिसका चुनाव संघ के सदस्य करते। संघ अपनी सदस्यता और कार्य करने के तरीकों के लिए स्वयं नियम कानून बनाती थी। ठीक है। संघ अपनी सदस्यता और कार्य करने के तरीकों के लिए स्वयं ही नियम कानून बनाती थी और यदि सदस्य के संघ नियमों को तोड़ते थे तो वह सदस्यों को सजा भी दे सकता था और उनको निकाल भी सकता था। संघ के प्रमुख अन्य व्यापारी सदस्यों के प्रतिनिधि के रूप में राजा से मिलकर बाजारों में बिकने वाली वस्तुओं पर लगने वाली चुंगी अथवा कर को तय करने का काम करता था। संघों का क्या काम था, बाजार में बिकने वाली वस्तुओं पर चुंगी या कर एक ही होता है। ठीक है। चुंगी बोली या फिर कर एक ही बात है, तो कर को ही चुंगी कहा जाता है। तो चुंगी अथवा कर को तय करने का काम करता है, मतलब कौन सी वस्तुओं पे कितना कर लगेगा इसका निर्धारण कौन करते थे, संघ। ठीक है। वस्तुओं के दाम भी तय करते थे और दक्षिण भारत में दो महत्वपूर्ण व्यापार संघ थे जिसको नानादेशी एवं मनी ग्रामम कहा गया, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा है। ठीक है। और इनका व्यापार चीन, श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। अब यहाँ पे हम नगरों के कारीगर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मध्ययुगीन शहरों में कारीगर अपने व्यवसाय को बरकरार रखे हुए थे। अधिकांश व्यवसाय स्थानीय रूप में थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते थे। ठीक है। मतलब जो कारीगर लोग थे उनका व्यवसाय जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता था। मतलब मान लीजिए किसी के पिता कोई व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके मरने के बाद उनका बेटा वो व्यवसाय करता था। तो इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी उनका व्यवसाय जो है हस्तांतरित होता था, मतलब आगे बढ़ते जाता था। कई शहर अपने विशिष्ट उत्पादों के लिए मशहूर थे और इसके अतिरिक्त राजकीय कारखाने भी थे जो दिल्ली में सुल्तानों एवं मुगल बादशाहों के द्वारा स्थापित किए गए थे। इन कारखानों में शासक एवं उनके परिवार तथा राज्य की आवश्यकताएं की वस्तुएं बनाई जाती थी। ठीक है।
यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ एक फ्रांसीसी यात्री बर्नियर के बारे में दिया गया है। ठीक है, 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यात्री बर्नियर मुगल राजधानी दिल्ली आया था और उसने कारखानों में काम होते देखा। तो यहाँ पे आप बर्नियर का एक छोटा सा अनुभव यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, भारत में वस्त्र निर्माण प्राचीन काल से ही एक प्रमुख व्यवसाय था। ढाका का मलमल सारे संसार में अपनी बारीकी के लिए प्रसिद्ध था और दक्षिण भारत में कांचीपुरम एवं मसूलीपट्टनम सूती वस्त्र निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। देखिए, कश्मीर जो है वो ऊनी शाल के लिए विख्यात था। ठीक है, और बर्तनों पर सोने चांदी सुंदर जराऊ कार्य के लिए बीदर प्रसिद्ध था। और पंचाल समुदाय जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई शामिल थे, वो मंदिरों, राजमहलों, भवनों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। और कांस्य की बनी चोलकालीन मूर्ति जो थी, कांस्य की बनी एक चोलकालीन मूर्ति थी जो कि शिल्पकारी का एक वो उत्कृष्ट नमूना है। और चोल काल का कांस्य मूर्ति जो है, मतलब कांसा का जो बना हुआ मूर्ति है, वो लुप्त मोम विधि द्वारा बनाई जाती थी। लुप्त मोम तकनीक क्या होती है, इसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं। और ये देखिए, नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा यहाँ पे दिया गया, इस मूर्ति को लुप्त मोम विधि द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं लुप्त मोम तकनीक यहाँ पे दिया गया है। लुप्त मोम तकनीक क्या होता है? यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्य से भारत के मसालों एवं कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे और 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के निवासी वास्को डी गामा आशांत द्वीप की यात्रा करते हुए कालीकट पहुंचा। कालीकट कहाँ पे है? केरल में है। और केरल जो वो मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो पुर्तगाल भारत में व्यापारिक पैठ जमाने वाला पहला यूरोपीय देश था। पुर्तगाल ऐसा देश था जो कि भारत में सबसे पहले उसने व्यापारिक पैठ जमाया, यानी कि सबसे पहले वो व्यापार करने के लिए भारत आए और यहाँ पे अपना अधिकार जमाया। तो पुर्तगाल ने अपने मजबूत एवं श्रेष्ठ जहाजी शक्ति का इस्तेमाल कर हिंद महासागर से लाल सागर के समुद्री मार्ग पर एकाधिकार जमा लिया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत के तटीय क्षेत्रों जैसे कि गोवा, कालीकट, कोचीन, हुगली, मयालपुर में 9 सैनिक अड्डे स्थापित किए और काली मिर्च, नील, शोरा, सूती कपड़े, घोड़े उनके व्यापार की मुख्य वस्तु थी। और उन्होंने अपने व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखने के लिए कार्टज यानी कि पारपत्र जारी करने की व्यवस्था प्रारंभ की। और यह एशियाई समुद्र में जहाजों के आने जाने के लिए एक प्रकार का आज्ञा पत्र था। पारपत्र जो है यानी कार्टज जो है वो एक आज्ञा पत्र था जो कि उससे वो एशियाई मतलब एशिया के किसी भी समुद्र में वो अपने जहाज़ों को ले जा सकते थे या जहाँ से आ सकते थे। ठीक है, 17वीं शताब्दी में यूरोप के अन्य देश इंग्लैंड, हॉलैंड एवं फ्रांस के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। और इन यूरोपीय कंपनियों ने व्यापार की सुविधा के लिए भारत के विभिन्न शहरों एवं तटीय इलाकों में कोठियों यानी कि गोदाम की स्थापना की। और व्यापारिक कोठियों की स्थापना के लिए उन्हें भारतीय शासकों की अनुमति लेनी पड़ती थी। ठीक है, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, इसके अंतर्गत कई व्यापारी एक साथ मिलकर साझेदारी कर कंपनी बनाते थे और किसी भी व्यापारिक गतिविधि से जुड़े लाभ हानि में वे सभी बराबर के साझेदार होते थे। ठीक है, बहुत सारे व्यापारी मिलकर एक कंपनी बनाते थे, एक साझेदारी कंपनी, और उसमें व्यापार में कोई कुछ भी लाभ हो या फिर हानि हो तो उसके वो लोग बराबर जिम्मेदार होते थे। ठीक है, और वो जो भी लाभ वगैरह होता था वो आपस में बांटते भी थे और अगर कुछ हानि होता था उन सबका भरपाई वो लोग आपस में करते थे। तो यूरोपीय कंपनियों के व्यापार के प्रसार से पुर्तगालियों के व्यापारिक क्रियाकलाप कम होने लगा। जब यूरोपीय लोग यहाँ पे आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना होगी तो पुर्तगालियों का व्यापार और क्रियाकलाप कम होने लगा, मतलब उनका व्यापार कम हो गया। यूरोपीय कंपनियां अपने व्यापारिक स्वार्थ के लिए आपस में संघर्ष करने लगी और उन्हें भारतीय शासकों एवं व्यापारियों से भी मुकाबला करना पड़ता था। अंततः इस संघर्ष में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सफल रही और भारत में सर्वाधिक सफल राजनीतिक और वाणिज्यिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। और इसी के बारे में हम लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश पे इन्होंने 200 साल तक शासन किया। ठीक है, और तब जाके हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के बाद यूरोप के देशों में भारतीय सूती कपड़े की मांग में बहुत तेजी आई और अधिक से अधिक लोगों ने वस्त्र निर्माण से संबंधित कार्य, कताई, बुनाई, धुलाई आदि व्यवसाय को अपना लिया। लेकिन इस काल में दस्तकारों की स्वतंत्रता घटने लगी और यूरोपीय कंपनियां भारत के दस्तकारों को अग्रिम राशि देती थी तथा उनसे उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करवाती थी जिनकी मांग यूरोप के देशों में अधिक थी। ठीक है, क्योंकि उनको भारत से कोई मतलब नहीं था कि भारत में क्या जरूरत है या नहीं जरूरत है। यूरोप में जिस चीज़ का जरूरत होता था उसी चीज़ का यहाँ पे निर्माण करवाया जाता था भारतीयों से। और इस कारण में भारतीय व्यापारी यूरोपीय कंपनियों के एजेंट के रूप में काम करते थे और इसे ही दादनी व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, भारत के लोग यूरोपीय व्यापारियों के लिए एजेंट के रूप में काम करते थे, उनके अंडर काम करते थे। उनको जो जरूरत होता था उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन वो भारतीयों से करवाते थे और इसी व्यवस्था को दादनी व्यवस्था कहा जाता है। शहरों के बदलते स्वरूप, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए कलकत्ता, मद्रास, बंबई में कोठियों का निर्माण किया और यहाँ आयात निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं को रखा जाता था। कोठियों में कंपनी के दफ्तर एवं कर्मचारियों के लिए आवास भी बने होते थे। सुरक्षा के लिए कोठियों में घेराबंदी की जाती थी। किलेबंद कोठियों को बाहर भारतीय व्यापारियों, दस्तकारों, शिल्पकारों को बसाया जाता था। मतलब कोठियों के बाहर जो है वो भारतीय व्यापारियों को, दस्तकारों को, शिल्पकारों को बसाया जाता था जो कि कंपनी के लिए व्यापारिक वस्तुओं का उत्पादन करते थे। ठीक है, इस तरह से 18वीं शताब्दी में कलकत्ता, मद्रास, बंबई बड़े शहरी केंद्र के रूप में उभरे जो आज भारत के प्रमुख महानगर हैं। जैसे कलकत्ता, मद्रास, ये सब आज भी आप देख सकते हैं कि ये सब बहुत बड़े शहर के रूप में उभरे हैं। पटना की पृष्ठभूमि का एक नज़र, यहाँ पे आप पटना सिटी के बारे में पढ़ सकते हैं जिसका वर्तमान नाम, पटना का वर्तमान नाम था पाटलिपुत्र। काल में पटना को अजीमाबाद कहा जाता था, उसके बाद इसका नाम पाटलिपुत्र हुआ। पाटलिपुत्र से आज इसका नाम हुआ पटना। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि मध्यकाल में ये पटना जो है ये कैसा दिखता था। मध्यकाल का ये पटना है जिसको अजीमाबाद कहा जाता था।
तो इस तरह से आप यहाँ पे पटना के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। पूरा यहाँ पे आपका दिया गया है, पटना के बारे में ही पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं इसको। एंड इसके बाद जो भी मैन सब चीज़ें थी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। एंड इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। एंड ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ।